जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स। जी हाँ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को देखा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बारीकियों को समझा, और आज हम एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको पहले लिख देता हूं, किन किन बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला तो है आपका सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट पे हम लोग आज बात चर्चा करेंगे। सांप्रदायिक पंचाट, इस पर चर्चा हमारी होगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है हमारा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, ठीक है, इसको पूना समझौता भी भैया कहते हैं, पूना समझौता भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा जो बिंदु है जिस पर चर्चा करेंगे वो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। क्लियर है। ये तीनों टॉपिक्स हैं आज। ये इतिहास के बहुत ही खास बिंदु हैं, ठीक है। तो इन पर आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए फिर करते हैं आगे शुरुआत। पहला टॉपिक हमारा जो है वो है सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। पहला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भैया हम लोग कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड, ठीक है। इसको हम लोग कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए भैया, तो आगे हम इसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये था क्या, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्यों ये दिया गया, और ये है क्या, सबसे पहले समझते हैं हम। देखिए क्या है कि यह सांप्रदायिक आधार पर दिया जाने वाला राजनैतिक अधिकार था। राजनैतिक अधिकार, ठीक है, अधिकार, या हम कह सकते हैं नेतृत्व, ठीक है। हाँ, ये ज्यादा बेहतर होगा कहना, ये है। तो ये सांप्रदायिक आधार पे क्यों दिया गया, किसको दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक पंचाट, देखिए सबसे खास बात यह है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब लंदन में हुआ तो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने देश के तमाम नेताओं ने भाग लिया, लगभग लोगों ने भाग लिया। कांग्रेस के बारे में कह सकते हैं कि कांग्रेस ने एज अ पार्टी केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, ना तो पहले में भाग लिया, ना तो अंतिम वाले में भाग लिया, तीसरे में, ठीक है। उसने सिर्फ दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इरविन पैक्ट हो गया था, जिसके बाद गांधी जी राजी हो गए थे कि हम जो है कांग्रेस की तरफ से चलेंगे या कांग्रेस किसी को भी भेजेगी। तो ये मसला हो गया था। इसके वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व किया, गांधी जी को भेजा। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। जैसे तमाम नेताओं में एक नेता थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आप लोग इनको जानते होंगे, वी.आर. अम्बेडकर साहब। तो वी.आर. अम्बेडकर साहब बहुत ही खास नेता थे, इस चीज को समझना है आपको, ठीक है। बहुत ही खास नेता थे बी.आर. अम्बेडकर साहब। और ये जो नेता थे बी.आर. अम्बेडकर, इनके बारे में हम अगर बात करें तो कह सकते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। तो बी.आर. अम्बेडकर इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है। भाग लेने के पीछे की वजह क्या थी, क्यों भाग ले रहे थे? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, जो सबसे खास बात है कि इन्होंने भाग क्यों लिया, इस चीज को समझना भी बहुत आवश्यक है। तो इन्होंने भाग क्यों लिया, इस चीज को समझना है अपने को।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने भाग लिया इसलिए क्योंकि दलितों को प्रतिनिधित्व दिलाना चाहते थे, प्रतिनिधित्व, ठीक है, हाँ, ये दिलाना चाहते थे कि दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़े। क्लियर है? इसके लिए प्रयासरत थे और अंबेडकर साहब गए, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग भी लिए। इनसे बड़ा प्रभावित हुआ जो है वहां का प्रधानमंत्री, जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे, इसको रैमसे भी कहते हैं, रैमसे मैकडोनाल्ड, तो रैमसे मैकडोनाल्ड जो था वो इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। ठीक है, इधर लिखते हैं, नाम सही लिख नहीं रहा है, इधर हटा देते हैं, हम इधर लिखते हैं रैमसे मैकडोनाल्ड। ये बड़ा प्रभावित था किससे? अंबेडकर से। ठीक है, अब प्रभावित रहे क्यों ना? कारण है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब ऑर्गेनाइज किया गया तो उसका बाइकाट कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन अंबेडकर हमेशा गए, दोनों या तीनों, मतलब कह सकते हैं हम कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड किया। उनकी मंशा यह थी कि उनका समाज पीछे है और अगर वो ऐसे आयोजनों का हिस्सा नहीं बनेंगे तो अपने समाज के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। लिहाजा वो सरकार से अपने समाज के लिए प्रतिनिधित्व हासिल करना चाहते थे और उनका आधार ये था कि जिस प्रकार से मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए या जो है भारतीय क्रिश्चियंस के लिए जिस प्रकार से सेपरेट इलेक्टोरेट अर्थात पृथक निर्वाचक मंडल मिला हुआ है, उसी प्रकार से दलितों के लिए भी मिल जाए, ये कवायद में लगे हुए थे, ये चाहते थे। ठीक है ना भैया? तो अंबेडकर की मंशा थी, इस बात को समझना है आपको, इस बात को समझना है कि अंबेडकर की मंशा थी कि जो है ये हमको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, और सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए अंबेडकर साहब हमेशा जो है प्रयासरत थे। तो अंबेडकर साहब खासतौर पे अंबेडकर दलितों के राजनैतिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे या सुरक्षा करना चाहते थे, सुरक्षा करना चाहते थे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना आपको। और इनसे बड़ा फेमस हुआ वो, सॉरी, बड़ा इनसे राजी हुआ, नॉट फेमस, बड़ा राजी हुआ इनसे, अंबेडकर से रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड राजी था। ठीक है, इनसे, लिहाजा उसने क्या काम किया, एक सांप्रदायिक पंचायत घोषित किया, एक सांप्रदायिक पंचायत घोषित किया। ठीक है, घोषित किया। ये कब घोषित किया, ये ध्यान देना है आपको, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत आता है। ठीक है, क्या आता है? सांप्रदायिक पंचायत आता है। एक चीज ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब एक चीज इसमें जो सबसे खास बात हुई वो ये हुई कि इसके तहत कुछ जो है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो थे, ठीक है, उनको खास तौर पे विधान मंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। आरक्षित कर दी गई। ठीक है, क्लियर है भैया?
आरक्षित कर दी गई। एक तो ये था। अब इन सीटों पे जो चुनाव होना था, इन सीटों पर जो चुनाव होना था वो पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था, मंडलों द्वारा किया जाना था। ठीक है। तो इसमें मसला यह है कि इसमें तो पहले से ही मुस्लिम, सिख, ईसाई शामिल थे, जिनको पृथक निर्वाचक मंडल ऑलरेडी मिल चुका था। अब इसमें दलितों को भी शामिल कर दिया गया। ठीक है। अब इसमें मैकडोनाल्ड ने गेम किया, दलितों को भी शामिल कर दिया, अल्पसंख्यक बना दिया दलितों को भी। ठीक है। तो मैकडोनाल्ड ने दलितों को अल्पसंख्यक मानकर, अल्पसंख्यक मानकर उनके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव किया। ठीक भैया, ध्यान देना। तो कुल मिला के अभी तक क्या था, दलितों के लिए ये जो चीज थी पृथक निर्वाचक मंडल, ये दलितों के लिए उपलब्ध नहीं था। लेकिन पहली बार, ये ध्यान देना, पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल, ये दलितों के लिए नहीं था। अब सबसे पहले ये शब्द जो बार बार आ रहा है, इसका मतलब समझते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल क्या है? ये पृथक निर्वाचक मंडल ये क्या है, सबसे पहले समझते हैं। देखो भैया, ध्यान देना। जैसे मान लो एक व्यक्ति है ये ए और एक व्यक्ति है बी। ठीक है। ए जो है वो अल्पसंख्यक है, बी जो है यह बहुसंख्यक है। अब जब चुनाव होगा तो इसका जो प्रत्याशी होगा, इसका जो प्रत्याशी होगा इसका जो प्रत्याशी होगा और इसका जो प्रत्याशी होगा, थोड़ा समझिए, इसका प्रत्याशी जो होगा इसको केवल अल्पसंख्यक ही वोट करेंगे। ठीक है। और इसका जो होगा इसको सभी वोट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अर्थात मान लीजिए, थोड़ा इधर और समझ जाता हूं मैं, लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम खड़ा हो गया, अब मुस्लिम अल्पसंख्यक में आता था उस समय भी, अभी भी है, और इधर खड़ा हो गया कोई, मान लीजिए हिंदू में कोई सिंह खड़ा हो गया, मतलब कोई सिंह है, तो मुस्लिम को मुस्लिम जीता जो है वोट करेगा, मुस्लिम मतदाता चुनेंगे। ठीक है, केवल मुस्लिम मतदाता चुनेंगे। जबकि जो सिंह वाला है, जो सिंह है, इसको सब मिलकर चुनेंगे, सब मिलकर चुनेंगे। तो अब हमें ये बताइए, जिसको सब वोट देंगे वो जीतेगा कि जिसको केवल उसके ही कम्युनिटी की वोट देंगे तो जीतेगा? एक चीज ध्यान देना भैया, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सबसे पहली बात है
कि इसमें जो मेन चीज है ये समझना है आपको, ये किया क्यों गया। क्योंकि अल्पसंख्यक चूंकि संख्या में कम होते हैं, लिहाजा उनके प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाएंगे। अगर चुनाव जो है जैसे होता है आम इलेक्शन की तरह होता है, तो अल्पसंख्यक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अल्पसंख्यक ही वोट करेगा, बहुसंख्यक वोट क्यों करेगा। रेयर केस में बात अलग है, तो रेयर केस में भी कितना वोट पड़ जाएगा, क्यों जीतेगा वो। तो ऐसे तो उसके आदमी वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, बहुसंख्यक वाला ही जीतेगा। लिहाजा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि जो अल्पसंख्यक है उनके लिए क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, ताकि वो अपने कैंडिडेट को स्वतः जो है वोट देकर उसको जिताए। बात समझ रही। तो इस तरीके से अल्पसंख्यकों की संख्या में भी वृद्धि होगी, अल्पसंख्यकों का जो है प्रतिनिधित्व जो है वो सिक्योर हो पाएगा। तो इसके लिए प्रावधान किया गया। हालांकि यह एक विशेष ट्रीटमेंट है, इससे क्या होता है, इक्वलिटी का जो सिद्धांत होता है उस कंप्रोमाइज होता है, ठीक है ना। इससे जो है विभाजनकारी प्रवृत्ति पैदा होती है। भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है और किस प्रकार से ये घातक सिद्ध हुआ, ठीक है भैया। और तो ये कुल मिला के अल्पसंख्यकों के लिए मान लीजिए ईसाई, सिख, मुस्लिम इनको समझ में आता है। लेकिन दलितों के लिए जब मिला, जब ये दलितों के लिए जो है रैमसे मैकडोनाल्ड ने कहा कि ये व्यवस्था दलितों के लिए भी लागू की जाएगी, दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल हम दे रहे हैं, ठीक है। और उनको इसलिए मिला क्योंकि भाई अम्बेडकर साहब काफी प्रयासरत थे। तो अम्बेडकर साहब जो प्रयासरत थे तो उनको जो है ये बंदोबस्त जो है ये व्यवस्था उनको मिल गई। तो अम्बेडकर साहब जब ये व्यवस्था पाए तो इस व्यवस्था से अम्बेडकर साहब ने जो है ये समझ लिया कि अब हमारा जो है हित जो है सुरक्षित हो जाएगा, हमारे लोग भी पहुंचेंगे। लेकिन इसका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ भैया, ध्यान देना, इसका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। तो सांप्रदायिक पंचायत का सांप्रदायिक पंचायत का विरोध हुआ, ठीक है, विरोध हुआ, इसका व्यापक विरोध हुआ, सांप्रदायिक पंचायत का विरोध हुआ, ठीक है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है सांप्रदायिक पंचायत के विरोध का, ये भी आपको समझना है कि सांप्रदायिक पंचायत का आखिरकार विरोध हुआ क्यों, ठीक है। ये चीज आपको समझना है कि सांप्रदायिक पंचायत का विरोध आखिरकार हुआ क्यों। तो सांप्रदायिक पंचायत का सबसे बड़ा कारण जो विरोध हुआ ये कि गांधी जी को लगा कि अगर दलितों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी तो दलित जो है हिंदू समाज से अलग हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो गांधी जी को तो ये लगा कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल विभाजनकारी होगा, ठीक है। इनको लगा कि तो विभाजनकारी होगा, दलित हिंदू धर्म से अलग हो जाएगा, दलित हिंदू धर्म से अलग हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अंबेडकर साहब खुश थे, लेकिन गांधी जी खुश नहीं थे, क्योंकि गांधी को लगा कि यार इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और दलित कम्युनिटी हट जाएगी हिंदुइज्म से, तो हिंदुइज्म कमजोर हो जाएगा, हिंदू धर्म पे बहुत ज्यादा जो है ये बहुत बड़ा प्रहार है, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना भैया। और इस समय खासतौर पे गांधी जी को अगर देखा जाए तो इस समय गांधी जी जो थे वो यरवदा जेल में थे। गांधी जी इस समय कहां थे भैया? यरवदा जेल में। यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल कहां भैया? पुणे में है, ध्यान देना। और जेल में क्यों थे? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इनको पकड़ के जेल में रखा गया था। क्लियर भैया? तो इसलिए गांधी जी कहां थे? जेल में थे। इस चीज को आपको समझना है। गांधी जी कहां थे? गांधी जी जेल में थे, ठीक है। अब गांधी जी जेल से ही इस बात पे नाराज हो गए, और इस बात पे हल्का नाराज नहीं हुए, इस बात पे काफी नाराज हो गए गांधी जी। और गांधी जी ने कहा कि भाई इस तरीके से तो दलितों के वजह से हिंदू धर्म विखंडित हो जाएगा, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो डिसीजन है रैमसे मैकडोनाल्ड का और अंबेडकर जी जिस प्रकार से इसका स्वागत कर रहे हैं, ये बिल्कुल हिंदू धर्म के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी ने व्यापक स्तर पर इसका विरोध किया। अब गांधी जी चूंकि थे जेल में, मैंने आपको बताया कि गांधी जी यरवदा जेल में थे, तो यरवदा जेल में ही ये जो है इन्होंने कहा कि जब तक आप
इस फैसले को अम्बेडकर साहब नहीं त्यागेंगे, जब तक यह डिसीजन वापस नहीं हो जाता तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूँगा। ठीक है, तो गांधी जी ने आमरण अनशन जारी कर दिया। गांधी जी यरवदा जेल में ही आमरण अनशन जारी कर दिए। ठीक है, जारी कर दिए आमरण अनशन। किसके विरोध में? सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में, कि दलितों को अल्पसंख्यक बनाकर जो उनको सांप्रदायिक पंचायत दिया जा रहा है, पृथक निर्वाचक मंडल दिया जा रहा है, उसी प्रकार से उनके अंदर विभाजनकारी प्रवृत्ति को जन्म देगा जिस प्रकार से मुसलमानों के अंदर दिया है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार ने जिस प्रकार से मुसलमानों के अंदर पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से विभाजनकारी प्रवृत्ति को पैदा किया, ठीक उसी प्रकार से दलितों के अंदर भी विभाजनकारी प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। इससे हिंदू धर्म कमजोर होगा और दलित वर्ग जो है वो हिंदू धर्म से अलग हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। इसी बात का डर गांधी जी को था और गांधी जी इसीलिए जो है नाराज थे और उन्होंने अपने नाराजगी को जाहिर करते हुए आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। कहा कि अगर ये बात और ये जो पृथक निर्वाचक मंडल है अगर वापस नहीं होगा तो मैं आमरण अनशन करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा तब तक जब तक इसको मना नहीं कर दिया जाता। ठीक है, अब प्रेशर पड़ा किसके ऊपर, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब प्रेशर किसके ऊपर पड़ा, ये चीज ध्यान देना है। ये प्रेशर पड़ा अब अंबेडकर जी के ऊपर। ठीक है, अंबेडकर जी बड़ा परेशान हुए कि यार ये तो बड़ा गांधी जी पेच फंसा दिए, अब क्या किया जाए। तो अंबेडकर साहब ने अंबेडकर दबाव में आ गए। ठीक है, दबाव में आ गए, पहली बात। दूसरी बात है कि जितने भी कांग्रेसी नेता थे उन्होंने अंबेडकर को समझाने का भी प्रयास किया कि भाई गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं और अगर आप ऐसे करेंगे और आमरण अनशन कर रहे हैं, अगर गांधी जी मर गए मान लीजिए, सपोज इफ ही डाइज देन, तो कुल मिला के ये चीज़ आप समझिए और आप जो है इस तरीके से काम मत करिए। और गांधी जी का हेल्थ बहुत तेजी से उस समय गिर रहा था क्योंकि जेल में थे, कमजोर भी हो गए थे और ये सदमा उनको भारी पड़ा और उनका हेल्थ बहुत तेजी से गिर रहा था। क्लियर है भैया। बाद में बहुत सारे लोग जाके समझाना शुरू किए, जो है उसमें आपको हम बताते हैं, जैसे आपको मदन मोहन मालवीय देखने को मिलते हैं। मदन मोहन मालवीय हो गए, ठीक है, ये हो गए आपके। इसके अलावा भैया राजेंद्र प्रसाद साहब हो गए, ये हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके अलावा हमको देखने को मिलते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इन नेताओं ने दोनों लोगों को समझाया, मतलब दोनों लोगों के, अम्बेडकर को समझाया, गांधी जी तो ऑलरेडी समझे थे, तो थोड़ा समझाया बुझाया और बाद में अम्बेडकर को राजी किया। अम्बेडकर राजी हो गए, अम्बेडकर को मनाया, अम्बेडकर को मनाया, ठीक है। अम्बेडकर को मनाया कि ऐसा है कि जो आप राग अलाप रहे हैं पृथक निर्वाचक वाला, पृथक निर्वाचक मंडल, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। आपको मिल रहा है ना, आपको आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण लीजिए, आप आरक्षण लीजिए, लेकिन इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। नहीं तो गांधी जी के क्लिनिक देने पड़ जाएंगे और गांधी जी का स्वास्थ्य बहुत तेजी से गिर रहा था, उस समय आमरण अनशन पे थे गांधी जी। लिहाजा अम्बेडकर जी के ऊपर भी एक दबाव था, जाहिर सी बात है, दबाव था ही, और उसी दबाव के तहत अम्बेडकर जी कहे ठीक है भैया समझौता कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अम्बेडकर बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने हठधर्मिता नहीं पाला। हालांकि उनका विचार था कि दलितों के लिए भी जो है कुछ स्थान सुनिश्चित हो जाए, अपने समाज का कल्याण चाहते थे। मिला के अम्बेडकर थोड़ा बहुत स्वार्थी आदमी हो ही जाता है, जाहिर सी बात है, समाज सेवा में। फिलहाल तो अम्बेडकर साहब की इसी जो है विचारधारा की वजह से, ये जो विचारधारा थी अम्बेडकर की, ये अम्बेडकर की विचारधारा बहुत बेहतरीन विचारधारा थी। वो चाहते थे कि समाज का हमारे सुधार हो, हमारा समाज बहुत पीछे है और हमारे समाज को कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा है। अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है तो कम से कम हमारे समाज के लोग जो है जाके बैठेंगे तो असेंबली में। इसके लिए उन्होंने जो है इस तरीके का काम किया। लेकिन अब जो है मनाने बुझाने के बाद अम्बेडकर साहब जो है अम्बेडकर साहब मान गए, कहे कि ठीक है भैया अगर आप लोग चाहते हैं तो हम मान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अम्बेडकर साहब मान जाते हैं, ठीक है, अम्बेडकर साहब मान जाते हैं। और अम्बेडकर साहब के मान जाने के पश्चात क्या बनती है भैया स्थिति? अम्बेडकर साहब जब मान जाते हैं
तो स्थिति क्या बनती है कि अब थोड़ा समझिए आप, अंबेडकर एवं गांधी जी, इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं पूना समझौता। ठीक है, पूना समझौता, ये पूना समझौता होता है, ध्यान देना भैया। पूना समझौता होता है आपका 24 सितंबर 1932 को, डेट याद रखना। इस समझौते में क्या किया गया, पृथक निर्वाचक मंडल को नकार दिया गया। पृथक निर्वाचक मंडल को निलंबित किया गया, निलंबित। दूसरा दलितों के लिए स्थान सुनिश्चित किए गए। ठीक है, दलितों के लिए स्थान सुनिश्चित किया गया कि भाई दलितों को स्थान मिले। तो ये सारा काम तो इसीलिए हो रहा था ना कि दलितों को स्थान मिले। तो जब दलितों के लिए स्थान कैसे मिलेगा, दलितों के लिए स्थान, तो दलितों को स्थान तभी मिलेगा जब उनका जो है भाई विधानसभाओं में, चाहे वो प्रांतीय विधानसभा हो चाहे वो केंद्रीय विधानसभा हो, तो विधानसभाओं में उनके स्थान को सुनिश्चित किया गया। और प्रांतों की बात करें अगर हम, प्रांतों में खास तौर पे ध्यान देना भैया, ठीक है ना। हाँ, तो प्रांतों में उनकी संख्या जो है उस समय 71 थी, 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ठीक है, थोड़ा बढ़ा दिया गया। तो ये प्रांतों में इनका जो वर्चस्व था वो थोड़ा बढ़ा। ठीक है, दूसरा जो इनका फायदा हुआ वो केंद्रीय विधानसभाओं में हुआ। ठीक है, केंद्रीय विधानसभाओं में केंद्रीय विधानसभाओं में 18% की वृद्धि की गई। इनके 18% की वृद्धि, खासतौर पे दलितों की। ठीक है, तो दलितों की वृद्धि की गई 18% केंद्रीय विधानसभा में। और प्रांतों में जो है 71 उनकी ऑलरेडी सीट थी, उसको बढ़ा के 147 कर दिया गया। तो अच्छा खासा इनको लाभ हुआ। हालांकि पृथक निर्वाचक मंडल का जो है अस्वीकार कर दिया गया, इसको अस्वीकार कर दिया गया। पूना समझौता हो गया, शांति पूना समझौता हो गया। ठीक है ना, क्योंकि अम्बेडकर साहब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम स्थान सुनिश्चित हो और जो कुछ भी देश में विभाजनकारी है उसको अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। गांधी जी सही बोल रहे हैं। अम्बेडकर ने उनकी बात, उनकी मंशा को समझा और गांधी जी अपने स्थान पर सही थे। समाज का विखंडन कौन चाहता है भाई, कोई बुद्धिजीवी समाज का विखंडन नहीं चाहता। ठीक है ना, वही चाहेगा समाज का विखंडन जिसको उस विखंडन से लाभ हो। ठीक, तो गांधी जी चूंकि समन्वयकारी व्यक्ति थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, समाज को संगठित करके रखना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इस बात को रखा था। अम्बेडकर साहब ने उनकी बात समझी और कहा नहीं ठीक है, गांधी जी भी सही बोल रहे हैं। लिहाजा पृथक निर्वाचक मंडल वाला कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसके साथ कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है देश की एकता अखंडता के लिए, सामाजिक एकता अखंडता के लिए। लेकिन अगर हमको स्थान मिल रहा है तो गांधी जी से हमको कोई बैर नहीं है, उनके प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं। और अंबेडकर ने इसी मनोभाव के साथ पूना पैक्ट पे सिग्नेचर किया और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय गए थे और अंबेडकर साहब के बीच जो है एक समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता बहुत ही खास समझौता है भारतीय इतिहास के अंदर। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन तृतीय की बात करते हैं। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो भी बहुत खास है। थर्ड गोलमेज सम्मेलन भी बहुत खास है और ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ, क्यों हुआ। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, एक चीज ध्यान देना, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता कब है? 17 नवंबर 1932 से शुरू होता है। ठीक है, ध्यान देना, और 24 दिसंबर तक 1932 तक चलता है। ठीक है, तो नवंबर से शुरू होता है, दिसंबर तक चलता है।
अर्थात पूना पैक्ट के बाद ये हुआ। पूना पैक्ट तो 24 सितंबर को साइन कर लिया गया था, 17 नवंबर को शुरू होता है, ठीक है ना। ध्यान देना, क्रोनोलॉजी भी समझना आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछता भी है। पहला दूसरा तीसरा का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर देगा, पूना पैक्ट टू सिम डाल देगा, सांप्रदायिक पंचायत डाल देगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन डाल देगा, फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए पूरा एकदम क्रम से आप तैयार रखना। क्लियर भैया? हाँ, तो देखो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और इसका उद्देश्य क्या था। हमेशा की बात, इसका जो आयोजन हुआ वो लंदन में हुआ, लंदन में हुआ, ध्यान देना, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ भैया? लंदन में हुआ। तो ये ध्यान देना है कि इसका जो आयोजन हुआ ये हमेशा की तरह लंदन में हुआ, ठीक है। हाँ, लंदन में हुआ। क्लियर भैया? हाँ, एक चीज ध्यान देना, इसमें केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ज्यादा लोगों ने भाग नहीं लिया। मेनली 46 मेंबर्स, सदस्य भाग लिए, ठीक है। भाग लिए, ठीक है, सही है। तो 46 सदस्यों ने भाग लिया। क्लियर है? भाग लिया इन्होंने। अब इसमें दो तीन चीजें समझना है आपको कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था, इस चीज को समझना है। इस उद्देश्य में खासतौर पे सरकार कुछ बड़े डिसीजन लेना चाहती थी। इसलिए सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, सरकार ने विरोधियों को आमंत्रित नहीं किया। इसमें विरोधी पार्टी वाले जो थे, विरोधियों को आमंत्रित नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया। खासतौर पे जो विपक्षी दल थे, ठीक है, उनको आमंत्रित देंगे, आके यहाँ काम बिगाड़ेंगे। पहला डिसीजन ये है, ठीक है। हालांकि जो सचिव थे इंडिया के, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे सैमुअल होर साहब, तो सैमुअल होर इसका विरोध कर रहे थे। सैमुअल होर भारत सचिव थे, सचिव इसके विरोधी थे, इसके विरोधी थे, ठीक है, सम्मेलन के विरोधी थे। इन्होंने कहा कि ये क्या करवा रहे हैं आप लोग फालतू में, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान देना भैया। अब एक चीज आपको समझना है कि इसी गोलमेज सम्मेलन में, इसी गोलमेज सम्मेलन में एक, जब फाइनल हो गया तो एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र, जिसको बोलते हैं व्हाइट पेपर, ठीक है, ये जारी किया गया, श्वेत पत्र जारी किया गया। ये श्वेत पत्र के जो जब जारी किया गया श्वेत पत्र, तो इसी श्वेत पत्र पर खासतौर पे विचार करने के लिए इसी श्वेत पत्र पे, ठीक है, विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे लॉर्ड, जिसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। वायसराय भी थे उस समय के, वायसराय भी थे। तो ये अध्यक्ष बनाए गए संयुक्त समिति के कि विचार करो। और जब जो विचार के आधार पर ये जो विचार हुआ, ठीक भैया, ध्यान देना है आपको, ये जो विचार हुआ, ये विचार कब हुआ, किस तरीके से हुआ, ये चीज भी आपको देखना है कि ये विचार हुआ क्यों और कब हुआ, किस तरीके से हुआ। तो विचार हुआ, विचार के बाद ये रिपोर्ट आई, आपकी रिपोर्ट आती है 1934 के अंदर आपको रिपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। आपको रिपोर्ट दिया जाता है 1934 में ये जो समिति है रिपोर्ट देती है, ठीक है। समिति 1934 रिपोर्ट देती है, ठीक है।
और इसी के ऊपर भारत शासन अधिनियम 1935 का विधेयक तैयार होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना श्वेत पत्र क्या है। श्वेत पत्र क्या है, इस चीज को ध्यान देना। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो निष्कर्ष पत्र था उसको श्वेत पत्र कहा गया। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की गई, संयुक्त कमेटी। अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो, ये वायसराय भी थे। और इन्होंने जो है 1934 में रिपोर्ट सौंपी, समिति ने रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम का विधेयक तैयार किया गया, बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया और अंततः भारत शासन अधिनियम 1935 पास किया गया। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके अलावा जो है हम लोग अब जो क्लास में आएंगे तो भारत शासन अधिनियम वगैरह, हालांकि वो पॉलिटी का पोर्शन है तो पॉलिटी वाले पोर्शन उसको कवर करेंगे। अब हम लोग अगले चैप्टर में कुछ और खास चीज़ें पढ़ेंगे, हो सकता है अंतरिम इलेक्शन पढ़ लें। इसके अलावा जो है अगस्त प्रस्ताव है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो हम लोग लगातार बने रहेंगे और विधिवत और गंभीर डिटेल्ड अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप लोग हमको फॉलो करिए और हमारे साथ जुड़िए, बने रहिए। एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको जो है यहाँ दूंगा। क्लियर भैया। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।